हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। भारत में कुछ ऐसा होता है जिसे आप सब बिल्कुल इग्नोर करेंगे, बट मैं चाहता हूँ आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, क्योंकि ये जो गेम है, ये भारत की स्ट्रैटेजी के साथ, भारत की पूरी कंप्लीट नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक भद्दा मज़ाक है। और आपको एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीप के रंका दास के साथ नेगोशिएट किया। किसी ने वीकनेस सेंस की और उस वीकनेस को सेंस करके भारत के एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को डस्टबिन में डाल दिया गया। बहुत शांति से इस कहानी को दुनिया ने इग्नोर कर दिया। भारत के सारे मीडिया एजेंसीज ने इग्नोर कर दिया। और अगर मैं आपको कहूं कि इसमें प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट बड़े-बड़े भारत के इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपको समझना कि क्यों किंजल सर कहें, प्रशांत धवन सर कहें, अंकित सर कहें, ये जब भी बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे, तो हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। बट इनके अलावा जब भी कोई ऐसी कहानी बनती है, वो इतनी अजीब क्यों होती है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ऐसी जो कहानियाँ हैं, ये इतने दूर तक क्यों पहुँचती है? इतनी बड़ी ऑडियंस तक कैसे पहुँचती है? दीज़ आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन्स दैट वी विल डिस्कस टुडे। इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, क्योंकि मेघालय ने क्लैरिटी से कह दिया है, भाई यहाँ पे हमारे स्टेट में कोई न्यूक्लियर माइंस नहीं बनेंगे, कोई न्यूक्लियर माइनिंग नहीं होगा। एक ऐसा टाइम जब भारत क्लैरिटी से, चाहे कनाडा हो, कज़ाकस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह से हम न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट इशू है और ये इतनी बड़ी विक्ट्री होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि कांग्रेस क्या कहती है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर डील हो पाया ना, वो सिर्फ कांग्रेस के कारण हो पाया। और जब भी न्यूक्लियर के ऊपर कोई बात होती है, तो एवरीवन पॉइंट्स आउट कि भाई मनमोहन सिंह का जो डील था, उसके कारण ही आज भारत किसी से न्यूक्लियर फ्यूल ले पा रहा है। एक तरीके से ये बात बिल्कुल सही है, बट आप समझिए, इसका मतलब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर फ्यूल लेके आएँ। बट ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है, इसे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि इस न्यूक्लियर फ्यूल का आप यूसेज बॉम्ब बनाने में नहीं यूज़ करेंगे। आप इसे सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए, मतलब आप कुल मिला के अपनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको सप्लाई देंगे और उस सप्लाई से बिजली बनेगी। ये बात समझ लीजिए। तो कजाकिस्तान टू सप्लाई फ्रेश यूरेनियम, ऊपर देखिए ऑस्ट्रेलिया टू प्रोवाइड इंडिया विथ यूरेनियम, ठीक है? ये सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए होती है। और एआई आपको बहुत क्लैरिटी से बता देगा, कनाडा, कजाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, इन सब से भाई हम लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर फ्यूल ले रहे हैं, ठीक है? बट आप सोचिए कि क्यों आपको और न्यूक्लियर फ्यूल की ज़रूरत है? क्यों आपको यूरेनियम चाहिए? क्यों आपको यूरेनियम को एनरिच करना है? क्योंकि आपको वेपन्स बनाने हैं। वो वेपन्स किसके लिए बनाने हैं? डेटरेंस के लिए बनाने हैं, ताकि कोई भी उल्टा-सीधा नेबर जैसे कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश मेक्का पैक्ट जॉइन करके या फिर आस-पास की कंट्रीज़ पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आके कभी भारत को थ्रेटन करने की कोशिश ना करें, और अगर थ्रेटन करें, तो उनका हम थैंक यू, गुड बाय, अलविदा ये कर पाएँ। इसीलिए आप डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। आप डेटरेंस इसलिए रखना चाहते हैं ताकि चाइना आपके ऊपर डोमिनेट ना करे। अब ध्यान से समझिए, जब भारत के लिए इतना सीरियस इश्यू है कि ये इश्यू डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डील होता है, इसमें कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती। इतना सीरियस इश्यू है कि भाई इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। तो आप सोचिए कि इस इश्यू पे मेघालय की पूरी असेंबली 60 के 60 एमएलए खड़े होके ये कहते हैं कि मेघालय में देयर विल बी नो न्यूक्लियर माइनिंग, कोई भी यहाँ पे यूरेनियम माइनिंग वगैरह नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये अचानक से कैसे होता है? क्या इसमें भारत सरकार की कुछ वीकनेस दिखी? क्या उन्होंने एक अपॉर्च्युनिटी ढूंढा? क्या कुछ प्रोटेस्ट हुए मेघालय में, जिसके बारे में मैं रिसेंट वीडियोस में चर्चा कर रहा था, और मुझे नहीं पता था इन प्रोटेस्ट से इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा। दीप के रंका दास ने जो भारत में किया, जो होल डिग किया, एक रेजिग्नेशन लेके पॉलिटिकल वीकनेस देखी, उसके कारण आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे। बट उस प्रोटेस्ट में से सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक लॉस अगर अभी भारत को हुआ है, तो वो ये है कि मेघालय में अब न्यूक्लियर माइनिंग नहीं हो पाएगी। अब थोड़ा-सा एक पुरानी कहानी पे चलते हैं। कुदनकुलम एक हमारा प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, तमिलनाडु में। हमने रशिया के साथ मिलके बनाया था। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि भाई आईबी ने तो रिपोर्ट ही निकाल दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट निकाल दी कि भाई यहाँ पे कहीं न कहीं बाहर से पैसा आ रहा है, और ये 2014 की कहानी है, ठीक है? 2014 जून 13, तो बार-बार इसे क्लैरिटी से बताया गया कि बाहर से पैसा आ रहा है, कुछ इसमें ऑर्गनाइज़ेशंस इन्वॉल्वड हैं और ये चाहते नहीं है कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट वगैरह बने भी।
ठीक है? कुछ ऐसी ही कहानी स्टरलाइट कॉपर की है। अब आ जाइए वापस द डिप्लोमैट की कहानी हम पढ़ते हैं 2025 की। इंडियाज़ मैसिव माइनिंग पुश इन द फ्रेजाइल नॉर्थ ईस्ट कॉजेज कंसर्न। और इसके नीचे लिखते हैं दीज कुड ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट। किस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं? और आ जाते हैं मेघालय पे। तो मेघालय में आप ये देखिए डोमिया साठ, ये जो इलाका है मिंसराम का, डोमिया साठ का, ये जो इलाका है बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पे, यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी यूरेनियम मिलेगा। ठीक है? 0.01% का हाई क्वालिटी यूरेनियम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको सिंपल तरीके से समझे, तो भारत को 2 टाइप की न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए। एक न्यूक्लियर फ्यूल जो कि वो बाहर से लेता है, जिससे कि वो अपने पावर प्लांट्स रन करना चाहता है। अब हमने 100 गीगावाट का अगर हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई हमें रिन्यूएबल एनर्जी से इतना सारा 100 गीगावाट इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो भाई हमें ऑब्वियसली सिविलियन रिएक्टर्स बनाने पड़ेंगे और उसके लिए हमें सिविल न्यूक्लियर डील करनी पड़ती है, सप्लाई चेन्स बनाने पड़ते हैं और सप्लाई लेना पड़ता है। उसके लिए हम पैसे भी देते हैं। एक दूसरा मॉडल होता है जो कि सीक्रेटिव होता है, जो कि आपके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड वो हैंडल करती है और एसेंशियली ये काम है बेसिकली अलग-अलग जो आपकी अग्नि है, जो आपकी सुखोइज़ हैं, रफाल्स हैं, उसमें लगने वाले अलग-अलग जो डिलिवरी सिस्टम्स हैं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। तो आपको उसे भी बनाना पड़ेगा और आपको अपना नंबर फटाफट बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप एटलीस्ट चाइना के लेवल को मैच करें। हम ऑलरेडी पाकिस्तान को सरपास कर चुके हैं। तो आप ध्यान से समझिए आपको यहाँ क्या चाहिए होता है, आपको डोमेस्टिक सोर्सिंग चाहिए होती है। और डोमेस्टिक सोर्सिंग से क्या होगा कि इंडिया कंट्रोल करेगा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगी और दुनिया को हम कह सकते हैं थैंक यू, टाटा, अलविदा, बाय-बाय। आप यहाँ पे नहीं आएँगे, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। बट जब हम ऑस्ट्रेलिया से कोई फ्यूल लाते हैं, तो भाई हम उसका जो वेस्ट है ना, जो वेस्ट मटेरियल है, उससे भी कुछ नहीं कर सकते ऐसा। मतलब उसका सिर्फ सिविलियन यूज़ होगा, कोई मिलिट्री का काम नहीं होगा। अब देखिए मेघालय की असेंबली यूनानिमस 60 ऑन 60 एमएलए वो सपोर्ट करते हैं कि नो यूरेनियम एक्सप्लोरेशन। कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, कोई यूरेनियम माइनिंग नहीं होगी, नो यूरेनियम प्रोसेसिंग, ऑपोजिशन टू केपीएम प्रोजेक्ट, सेंटर आस्क्ड टू स्टॉप रिलेटेड एक्टिविटीज। भारत सरकार को क्लैरिटी से कह दिया गया यहां पे कोई काम नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए नॉर्थ में असम, नीचे बांग्लादेश, बीच में मेघालय, मेघालय में शिलोंग, शिलोंग में मतलब मेघालय में खासी हिल्स और खासी हिल्स में ये आपका केपीएम प्रोजेक्ट है जिसका जिसको फेमसली इनफेमसली आप कह लीजिए डोमिया साठ प्रोजेक्ट के नाम से इसे फेमस किया गया है। तो ये महदेव बेसिन है मेघालय में, यहीं पे आपका सारा रिजर्व है। एनी व्हिच वे, सबसे पहले देखिए कि आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे खासी हिल्स में यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं। आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं केपीएम प्रोजेक्ट, आपकी यूरेनियम की माइनिंग होनी है, यूरेनियम और प्रोसेसिंग होगी और फाइनली आपको न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा। बाद में आप जाके अपना जो भी वेपन्स वगैरह बनाना है। अच्छा यहाँ पे कितना रिसोर्स है क्योंकि बहुत जगह ये बोला जाता है कि 16% है, कहीं बोला जाता है 2% है। तो ऐसा नहीं कि हमारी सारी सोर्सिंग इस पे डिपेंडेंट है बट इसकी जो प्योरिटी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाई ग्रेड अगर आपको हाई क्वालिटी ओर मिलता है, आप आराम से उसे प्रोसेस करके एक ही जगह से ले जा सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। और कहीं न कहीं हिल्स में काम हो रहा है तो इट आल्सो गिव्स यू थोड़े फॉरेस्टेड इलाके में, थोड़े हिली एरिया में अगर काम हो रहा है तो इट आल्सो गिव्स यू अ शील्ड ऑफ सर्वेलेंस कि सर्वेलेंस नहीं होगा। गाँव के लोगों को समझाना, बुझाना है और बुझा के आपका काम हो जाना है। अगर लोगों को प्रॉब्लम है वहाँ रहने से तो उनको डिस्प्लेस करके किसी और जगह भेज दिया जाएगा। मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। इट डज़न्ट मैटर आप 5th शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल में है, 11th शेड्यूल में है, 225 शेड्यूल में, इट डज़न्ट मैटर। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू एंड आई नीड टू एंड एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स। और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट में बीजेपी, कांग्रेस नहीं होता, सिर्फ इंडिया होता है। इंडिया इज़ फर्स्ट एंड इंडिया मस्ट बी अप्रिशिएटेड एज़ फर्स्ट। तो सोवरेन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके सामने हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बट साइमल्टेनियसली सोवरेन की भी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट अगर आपने पास्ट में किए हैं या करने वाले हैं तो वहां पे जिस इलाके में आप ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां के लोग खुश होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भारत ने ऐसे मॉडल्स क्रिएट नहीं किए और ये जो मॉडल्स क्रिएट नहीं हुए इसके पीछे होते हैं हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो कि जो भी आप को पैसे मिलते हैं कि भाई इस एरिया में जाकर डेवलपमेंट कर देना, लोगों की मदद कर देना, वो पैसे गमन कर लेते हैं। इसी के कारण असली में ग्रीवेंस क्रिएट होता है। ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ बट मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे 9.22 मिलियन टन्स यूरेनियम बियरिंग ओर है जिसका यूरेनियम कंटेंट 0.1% है व्हिच इज वेरी गुड। तो इससे लगभग आपका 9500 टन्स आपका यूरेनियम निकल जाएगा, फिर आप उसे प्रोसेस करोगे। इंडिया में 11 यूरेनियम बेयरिंग स्टेट्स हैं जिसमें 47 स्टैब्लिश्ड डिपॉजिट्स हैं। मेघालय वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस इन दिस एंटायर पजल। तो इसकी डिस्कवरी ऐसा नहीं है कि अभी हुई है। हाँ,
74 से इसकी सर्वे होनी शुरू हुई, 84 में एक मेजर स्टेप हुआ, 1990s में डिटेल एक्सप्लोरेशन हुआ और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई आप यहाँ पे ये सारा काम करेंगे और फाइनली अपने न्यूक्लियर जो भी है न्यूक्लियर फ्यूल उस पे लेके जाएँगे। केपीएम जो प्रोजेक्ट है वो एडवांस होता है एज़ वी स्पीक। तो केपीएम प्रोजेक्ट को एडवांसमेंट होते-होते आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस 2007 में मिल जाती है। मतलब कांग्रेस की सरकार में आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गया, लैंड रिलेटेड अरेंजमेंट हो गए और आप प्री माइनिंग एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है 2009 में 422 एक हेक्टेयर्स ये ज़मीन आपको ज़रूरत थी। तो प्री माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसी के बीच में अचानक से प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोटेस्ट में कुछ स्टूडेंट यूनियंस स्पेशली खासी स्टूडेंट यूनियन ये फटाफट यहाँ पे जॉइन कर लेता है और जैसे ही खासी स्टूडेंट यूनियन वो विलेजर्स के साथ खड़ा होता है, तुरंत ही यहाँ पे वायलेंस होना शुरू हो जाता है। पुलिस और जो लोकल्स हैं और जो स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं, उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बन जाता है एक कंट्रोवर्शियल इश्यू। और कंट्रोवर्शियल इश्यू में आपको पता है कि आग लगाने के लिए सारे लोग तैयार होते हैं, तो चाहे लोकल पॉलिटिशियन हो, स्टूडेंट ग्रुप्स हो और यहाँ पे पर्टिकुलरली खासी स्टूडेंट यूनियन ये यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और आपको मैं इसका कोरिलेशन बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। और जब मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज ऑल्सो टू डू विथ पॉलिटिक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, दीप के एंड द पॉलिटिक्स एंटेलिंग बिहाइंड, जब आपको वो बताऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा कि यार सीजेपी प्रोटेस्ट कैसे जोड़ दिया। मैं आपको बताता हूं हर चीज स्ट्रेटेजिक होती है। somebody senses कि यहां से एक क्रैक मिल गया है, अभी सरकार किसी और चीज में बिजी है एंड दे विल एक्सप्लॉइट दैट लूप होल। जैसे ही लगता है ना कि यार बस्तर में सीआरपीएफ के कमांडोज आना बंद हो गए हैं, वो मणिपुर चले गए हैं, तो आप देखिएगा ये फिर से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप राष्ट्रीय राइफल को मूव करेंगे ना जम्मू से और मूव करके आप भेज देंगे कि चाइना बॉर्डर पे चले जाओ, तो वहां पे लोगों को लगने लगेगा कि जम्मू में थोड़ा वैक्यूम है और इस वैक्यूम में वापस से आप देखेंगे कि एक एक्सिस बनने लगेगा, रियासी जैसे अटैक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स, ये बेसिक चीजें समझिए। जब तक आपके सिर के ऊपर दबाव है तब तक जो प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स ऑफ अ सोसाइटी हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि दबाव थोड़ा कम हो रहा है या वीकनेस दिख रही है गवर्नेंस में, तो आप देखते हैं ये सारे छोटे-छोटे क्रैक में से सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक-एक करके निकल के आना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो ट्राइबल राइट्स, एथनिक राइट्स इसके सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाएँगे, सिविल सोसाइटी मिल जाएगी, एनजीओ आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा और फिर पॉलिटिकल ऑपोजिशन और फिर प्रोजेक्ट को स्टॉल कर दिया जाएगा। ये सेम काम इनके साथ एग्ज़ैक्टली हुआ, तो आप समझिए 1990s एक्सप्लोरेशन, 2007 केपीएम प्रोजेक्ट, 2009 लैंड प्री माइनिंग ऑपोजिशन और फिर 2016 स्टेट रिवोक्स की अरेंजमेंट। प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाता है और अब ये बोल दिया गया है कि भाई ये काम अब आगे होगा ही नहीं। प्रोजेक्ट स्टॉल्ड, रिसोर्स स्टिल एग्जिस्ट, इंडिया स्टिल नीड्स यूरेनियम, न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यूज, इंपोर्ट कंटिन्यूज, केपीएम रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। और आज क्या है? यूनानिमस रिजेक्शन, नो माइनिंग, नो प्रोसेसिंग, नो केपीएम। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द रीजंस? आपको क्या लगेगा क्या रीजंस है? तो इनका मेन जो इश्यू है कि भाई हमारी कस्टमरी लैंड सिस्टम है, हमारी कस्टमरी राइट्स हैं। मतलब हम ट्राइबल्स हैं, हम 6 शेड्यूल में आते हैं, हमारी ज़मीन ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ जाए तो वो भी नहीं ले सकता। यूरेनियम के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, कोई नहीं ले सकता और लोगे तो भाई हम कोई ना कोई यूनियन, कोई ना कोई एनजीओ लाके वायलेंस कर लेंगे और हम वही थ्रेट देंगे इंसर्जेंसी का कि इंसर्जेंसी बढ़ा देंगे, गन ले आएँगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बैड काइंड ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है? Particularly when it comes to uranium. It is not giving a very good message to the union government the way you are behaving. Any state is behaving, any community is behaving, any particular group is behaving. It is basically telling कि हमारे कहने से कुछ होगा या नहीं होगा एंड दैट्स वेरी सीरियस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो लोगों का मेन कंसर्न है वो ये है कि भाई देखिए अगर आप ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग से जो एफ्लुएंट्स आएँगे वो हेवी रेन में लीचिंग होगी, लीचिंग होने के कारण ड्रेनेज सिस्टम्स स्ट्रीम्स में बह जाएगा और बहने के बाद वाटर के जो कैचमेंट्स हैं, रिवर के जो कैचमेंट्स हैं, बेसिन्स हैं वहाँ पहुँचेगा। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो बीमार होंगे, उनकी डेथ वगैरह होगी और हमारी जो खेती है, हमारे जो मवेशी हैं और ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। भारत ने आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, जहाँ पे जिसको मतलब हम ऐसे कहें कि यार इसको ना केस स्टडी की तरह हम सारे विलेजेस को दिखा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं कि यार कैसे हमने एक जगह को एक्वायर किया स्ट्रैटेजिक रीजंस के कारण, वहाँ पे हमने अच्छे से काम किया और हमने ड्यू कॉम्पेंसेशन दिया और फिर एक किसी और लोकेशन में विलेजेस को जाके सेटल किया। उनकी उनका ध्यान आज भी रख रहे हैं और कोई हेल्थ हैज़ार्ड नहीं है। हमने ऐसे प्रोसेसेस ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोसेसेस, क्योंकि देखिए माइनिंग तो कजाकिस्तान में भी हो रही है, माइनिंग तो कनाडा में भी हो रही है, माइनिंग तो ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है। आप बोलेंगे लोअर डेंसिटी एरिया है तो भाई जिस एरिया में माइनिंग हो रही है वहां से हटा दो, किसी लोअर डेंसिटी एरिया में ग्रीन एरिया में लोगों को डाल दो। बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लैंड्स हैं।
इनफैक्ट मेघालय में ऐसे बहुत सारे लैंड्स हैं, जहाँ आपको आराम से रीसेटल किया जा सकता है, आपको पूरी पहाड़ी दे दी, आप यहाँ पे पहाड़ी में रहें और बिल्कुल अपना जो अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ हैं उसको फॉलो करें, यहाँ पे बहुत सीरियस इश्यू है। बट आप देखिए ये कहानी ऐसे नहीं चलती, इट डज़न्ट हैपन लाइक दैट। कुछ दिन पहले मैंने देखा था, खासी स्टूडेंट यूनियन ट्रायो सेंट टू जुडिशियल कस्टडी आफ्टर वायलेंस, व्हाट हैपेंड एट शिलांग रैली? व्हीकल्स टॉर्च्ड, statues damaged as Meghalaya students rally turned violent. तो सेक्शन 163 बीएनएसएस imposed in Meghalaya's East Khasi Hills ahead of KSU protest rally. तो ये खासी स्टूडेंट यूनियन है ना, असम के लोगों के साथ, बहुत सारे टैक्सी वालों के साथ, बहुत लोगों के साथ बर्बरता की, वायलेंस किया। एक ब्लैक कपड़े पहन के, मुँह पे मास्क लगा के बाइकों में आए और बहुत सारे ऐसे जो असम रिलेटेड जो गाड़ियाँ थी, उसके ऊपर वायलेंस किया। इनके कुछ डिमांड थे, जो डिमांड्स ये सरकार के सामने रखना चाहते थे और इनको कोई और तरीका समझ नहीं आया कि ये डिमांड्स को कैसे रखा जाए। तो अचानक से ये सारे प्रोटेस्ट होते हैं और उसके बाद ये जो खासी स्टूडेंट यूनियन के जो बच्चे होते हैं, वो अपने एमएलए को बोलते हैं कि आप भाई खासी हिल्स से जितने भी एमएलए हैं, आपको किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से आपको ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसको रोकना है। अब क्योंकि मेजॉरिटी जो एमएलएज़ की मेजॉरिटी है, वो खासी हिल से ज़्यादा आती है, तो इनका डोमिनेंस है, तो नेचुरली सारे जो एमएलए हैं, वो एग्री कर जाते हैं कि नहीं, 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 खासी स्टूडेंट यूनियन के सामने हम झुकेंगे। बट आप सोचिए, इसमें कुछ बड़ी कहानियाँ हैं, इसमें कुछ डीपर एनालिसिस है। आप ज़रा सोचिए, ये आपको एक वीडियो दिखेगा कि इंडियाज़ न्यूक्स एट रिस्क, मेघालय ब्लॉक्स माइनिंग, यूरेनियम इंपोर्ट्स वोंट हेल्प, ठीक है? बाय किंजल चौधरी। आप यहाँ देखिए, यूरेनियम इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो कहानी है, इसमें देखिए टाइटल क्या लिखा है इन्होंने, इंडिया स्टार्ट्स यूरेनियम एक्सप्लोरेशन इन अरुणाचल प्रदेश, चाइना कॉल्स इट इलीगल। तो एक ऐसी कहानी जहाँ पे हम यूरेनियम माइनिंग शुरू करते हैं और ये पढ़े-लिखे लोग हैं। माइंड यू, दीज़ आर वेल रेड पीपल, राइट? बच खुद पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, राइट? किंजल सर क्या कह रहे हैं कि भाई यूरेनियम इंपोर्ट्स वोंट हेल्प। बट आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट की कहानी है, ये कभी वाइड स्प्रेड रीच नहीं लेगा। नो। बट उसी तरीके से देखिए, इंडिया डेवलप्स थोरियम रिएक्टर्स, ये वर्ल्ड अफेयर्स की आपकी स्टोरी है, वेरी गुड स्टोरी। उसी तरीके से अंकित सर, भारत ने बनाया इतिहास, मोदी जी खुश, ट्रंप हुए हैरान। ये क्या है? बिग बिग न्यूज फॉर इंडिया, यूरेनियम डिस्कवरी एंड व्हाट इट मीन्स। तो अच्छी बात है, यूरेनियम आपको मिल जाए या यूरेनियम के ऊपर आप काम करें या आप थोरियम के ऊपर काम करें, प्लूटोनियम के ऊपर काम करें, आप अपने खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएं, आप न्यूक्लियर एनर्जी में सक्षम हो, आपके पास न्यूक्लियर सप्लाईज हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, दीज आर गुड स्टोरीज, राइट? उसी तरीके से वीडियो भी इसका भी थंबनेल, टाइटल सब कुछ, दिस इज व्हाई इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज शेकिंग द वर्ल्ड। ठीक है? तो अब उसने कुछ कहानी बताई होगी, बेसिकली सैंड की कहानी बताई होगी, द वे आई सी इट, मैंने वीडियो नहीं देखी। बट जो सैंड्स हैं, केरला के मोनाज़ाइट सैंड्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा रहता है अगर आप पढ़ें, तो उसके ऊपर बात होगी कि हाउ इंडिया कैन बी अ न्यूक्लियर पावर हाउस, राइट? ब्यूटीफुल थिंग। अब देखिए ऑपोजिट, बीबीसी को देखते हैं, ठीक है? एंड हाउ दिस नैरेटिव इज बीइंग बिल्ट इन इंडिया। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो इंडिया हारता रहेगा, पूरी तरीके से हारता रहेगा। यहाँ देखिए, जख्म वख्म, जादू गुडाव झारखंड, साइड इफेक्ट, ड्रीम ऑफ बिकमिंग न्यूक्लियर। तो ये बीबीसी हिंदी, राइट? सबसे पहली चीज कि व्हाई द हेल नो एक्शन ऑन दिस, व्हाई द हेल इट इज इन पब्लिक डोमेन। आपको पता है ये आपके स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, आप कचरा क्यों फैला रहे हो? रियलिटी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर, लिटरली क्राइड। भाई तू रोते रहे भाई, अनपढ़ लोगों का कोई इलाज नहीं है। You must take a civil services coaching and at least give 2 to 3 prelims, तब आपको ये समझ आएगा कि why it is important। स्ट्रेटेजी घुस ही नहीं रही है ना। माय सिस्टर इज आल्सो फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेड कॉलेज, है ना, बट उसको ये स्ट्रेटेजी नहीं समझ आएगी, अभी मुझे पता है। शी विल नॉट अंडरस्टैंड अंटिल शी सीज 5-6 वीडियोस एंड देन आई हैव टू ब्रीफ हर। ये बेसिक चीजें हैं। इट्स नॉट, इट्स मुझे भी नहीं समझ आती थी। इट्स अबाउट मैच्योरिटी। अभी मुझे बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल्स के साथ बैठता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ आने लगती हैं। ऑपरेटर के साथ बैठता हूं तो मुझे अलग ही दुनिया दिखती है। तो लैक मैंने जो देखा, हाँ यहाँ आग लग रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये नहीं कि इसकी वीडियो गलत है, बट द चॉइस, व्हाई दिस चॉइस, व्हाई अल जजीरा विल टेक अ सिमिलर एक्शन। जैतपुर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के बैठे हैं, हमें यहां घुसने नहीं दिया गया, बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। क्यों? तुम्हें न्यूक्लियर से क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम कांग्रेस से पैसे ले लो, तुम बीजेपी से पैसे ले लो, तुम्हें इंडिया से क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हें इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से क्या प्रॉब्लम है भाई?
मतलब एक बात बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे धवन सर, अंकित अवस्थी सर, किंजल सर, ये भारत सरकार से पैसे लेके वीडियो बना रहे हैं? ये नेशनल इंटरेस्ट में ये वीडियो बना रहे हैं, बच्चों को एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? अब क्यों ये कहानी बताओगे? ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बर्निंग फॉर 106 ईयर्स, तो क्या करें भाई? बताओ, झरिया में माइनिंग बंद कर दें? झरिया की कहानी बताओगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, कोल बर्निंग, तो क्या करें? झारखंड में वी शुड नॉट माइन यूरेनियम। तो ये जो कहानी बनती है, इससे स्प्रेड होता है हिस्टेरिया, इससे स्प्रेड होता है फियर। और देखिए क्विंट 5 साल पहले, तो इट इज अ लाइक अ बेसिकली एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का गेम है। अगर मैं एक बंदे को हायर करूं हु इज अ यूट्यूब मैनेजर, तो वो मुझे कहेगा सर दीज आर द टॉपिक्स जिसमें व्यू आते हैं। सर एक काम करो, इसमें ज्यादा व्यू नहीं है, एक काम करते हैं सर, हम ना ये बीबीसी जिस टॉपिक को लिया ना, इसमें मिलियन व्यू है, तो एक काम करते हैं सर, हिंदी थंबनेल के साथ ये टॉपिक लेते हैं। तो इसने ये किया, राइट? बट इससे पहले किसी और ने भी किया, क्विंट, जिसकी वीडियो चल नहीं रही थी, तो इसने हाउ अ विलेज इन मेघालय फॉट अगेंस्ट अ विलेज सेज नो टू यूरेनियम माइनिंग। देखो बहुत बड़ी बात है, ये कोई बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग इशू। नो, बट दीज थिंग्स आर सेलेक्टिवली कवर्ड टू गिव अ वेरी बिग गेम। और ये गेम ये है जिससे कि बहुत लोग खुश होंगे, बहुत लोग खुश होंगे, स्पेशली द पीपल हु आर आउटसाइड। जो भी चाहता नहीं है हम वेपन्स बनाए, कौन नहीं चाहता, वो तो आप लोग बहुत स्मार्ट है। तो अब एक बार देख लीजिए, तो मैं ये कहूंगा ये दीदी भैया लोगों को, यार थोड़ा पढ़ लिख लो, ठीक है? और ऐसी वीडियोस जो हैं, कचरा वीडियोस, ये बंद करो यार, है ना? मतलब तुम, मैं कह रहा हूं दिल्ली में आओ और दिल्ली का कचरा दिखाओ, मुंबई का कचरा दिखाओ, रोड पे कचरा दिखाओ, ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर ये सब जो चीजें हैं ना, इनको अवॉइड करो। माइनिंग नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? ये बोलो कि माइनिंग करने के बाद और माइनिंग करने से पहले जो पैसा लोकल्स के लिए आता है भारत सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोगों को मिलना चाहिए। वहां पे बाबू लोग खा के नहीं बैठ जाना चाहिए, पॉलिटिशियन खा के नहीं बैठ जाना चाहिए। एंड दैट्स द रियल गेम। कि माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता, बिकॉज पीपल आर करप्ट टू देयर कोर। नाउ रीड दिस, कि ये सब कुछ कैसे होता है, और मैं इसको बहुत आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। कि सबसे पहले एक कहानी पैरेलल चल रही है, मतलब यूरेनियम का ये सब अप्रूवल हुआ 2009 में, कहानी बनी जब कांग्रेस थी, प्रोटेस्ट वोटेस्ट बना, केएसयू इसको बैक करता है, कहानी बिल्कुल ठंडे बस्ते में है, बिल्कुल शांत है। ओके, मेघालय में हल्की फुल्की इसके ऊपर बातचीत होती है। कहीं हम आगे भी बढ़ रहे हैं? नो, द प्रोजेक्ट इज स्टॉल्ड, एब्सोल्युटली स्टॉल्ड। अब देखिए क्या होता है। अब एक भारत में प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में क्या दिखता है कि भारत सरकार ने अपने एक मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया। दे सेंस वीकनेस, देन व्हाट डू दे सी, कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, एक दूसरा आंदोलन शुरू हो गया, चलिए ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा आंदोलन, फिर देखते हैं बिहार में आंदोलन, यहां आंदोलन, वहां आंदोलन, वहां आंदोलन। दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन वीकनेस। वीकनेस कैसे? वीकनेस ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी मैनेजिंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दीज डेज। और जब भी भारत सरकार, उनके मंत्री वो पॉलिटिक्स को मैनेज करने लगते हैं, बीजेपी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आईटी सेल चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो होता क्या है कि आपका जो तंत्र है, इट इज डाइवर्टेड इन अटेंशन। कोई सीजेपी को देख रहा है, कोई रिजर्वेशन हटाओ, तो योर ओवर आर्किंग नेशनल सिक्योरिटी थिएटर, इट इज क्या क्या देखूं, राइट? इट इज गेटिंग कंफ्यूज। ये एक इधर पैरेलल कहानी है। एक दूसरी कहानी कि पहले से प्रोटेस्ट वोटेस्ट बिल्ट अप हुआ, बिल्ट अप होने के बाद अभी देखा गया कि एक स्मूथ क्रैक दिख रहा है, एक गड्ढा दिख रहा है, एक गैप दिख रहा है। गैप क्या दिख रहा है? वीकनेस का, कंफ्यूजन का। इसी गैप में डाल देते हैं 60 ऑन 60 एमएलए। और 60 ऑन 60 एमएलए कैसे डलते हैं? केएसयू इस टाइम में प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट क्यों करता है? क्योंकि देखते हैं भाई दुनिया भर में, भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है, हम भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ होना जाना तो है नहीं, ठीक है? गाली दे दो प्रधानमंत्री को, कुछ भी कर लो, कुछ होना जाना तो है नहीं, हमारे लिए कोई ना कोई आ जाएगा भाई, अब सब कुछ तो ठीक है ना? सब चंगा सी है। पैरेलली आप देखिए जो नैरेटिव्स बन रहे थे, यूरेनियम माइनिंग से खराब हुआ पूरा घर, पूरा गांव, झारखंड उजड़ गया। तो जो कहानी झारखंड की हुई, वही कहानी भारत के अलग अलग लोगों ने देखी, वही सेम नैरेटिव्स उठा के मेघालय में चिपक गई। अभी माइन होके यूरेनियम हमारे घर में आ गया हो, वेपन बन गया हो, नहीं, बट नैरेटिव बन गया। और कुछ टाइम पहले ऐसे ही मेघालय में मैंने इथेनॉल का प्लांट, है ना? तो कभी-कभी क्या लगता है मुझे कि भारत सरकार इन चीज़ों के ऊपर काम-वाम करेगी नहीं ना? कोई काम-वाम करेगी नहीं, मतलब मैं आपको एकदम क्लैरिटी से बता रहा हूँ। इफ इफ हमारी वीकनेस है यहाँ पे, पहली वीकनेस, कभी भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट में हम ठीक से जो गाँव वाले हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर पाते। दिस इज़ अ वीकनेस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, एब्सोल्यूट। सेकंड, जब भी कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होता है, तो हम बीजेपी कांग्रेस करने लगते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट वीकनेस ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी। 2 हो गया। तीसरा,
हमारी फिर से आई एम सो सॉरी बट ये तो नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी आर्किटेक्चर है उसकी वीकनेस है। नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टेक्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वेरी लाइटली। अरे बोल रहे हैं डेमोक्रेसी, बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी हर चीज में करिए, नीट वीट में करिए, यूरेनियम पे डेमोक्रेसी मत खेलिए। अग्नि पे डेमोक्रेसी प्लीज अपने जेब में रखिए। सो देयर मस्ट बी ऑल्सो अ लाइन विच शुड बी कॉमन फॉर ऑल एंड अ लाइन दैट ऑल ऑफ अस शुड नॉट क्रॉस। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत क्लैरिटी से बता दिया, हमारे कॉन्वॉय मूवमेंट को बिल्कुल रिपोर्ट मत करो, गायब हो जाओगे। वैसी क्लैरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर, आप कुछ भी करोगे ना, वीडियो, यूट्यूब चैनल, आप सब गायब हो जाओगे। दैट हैज टू बी देयर कि आप म्युनिसिपैलिटी का बताओ, कचरा बताओ, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है, करप्शन हो रहा है, खुल के बताओ। बीजेपी और कांग्रेस को खुल के बताओ, बट यूरेनियम पे पॉलिटिक्स मत खेलो। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आपको अगर लाइट लगता है तो आप देखो कि जस्ट लुक एट द व्यूज। बीबीसी, ये के बच्ची है यार, शी नीड्स टू स्टडी अ लॉट, ठीक है। और आप इधर देखो, अवस्थी सर हो गए, धवन सर हो गए, किंजल सर हो गए। नो, सो व्हाई अ पर्टिकुलर नैरेटिव इज बीइंग स्प्रेड, द अदर इज बीइंग सप्रेस्ड? व्हाट द हेल इज दिस? अपने सोशल मीडिया चैनल बना लो भाई, अपने सोशल मीडिया खुद का बना लो, देश का। बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। एक-एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बना-बना के एक्सपोज़ कर के पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है। ये चीज़ें समझ लो, कुदान कुलम की का पार्ट 2 दिख रहा है मुझे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए एज़ ऑलवेज़। जय हिंद, जय भारत।